प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त डॉक्टर कामना मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम एक मुलाकात में। हमेशा की तरह इस बार भी एक महनीय व्यक्तित्व की स्वामिनी आदरणीय उषा किरण जी को मैं आपसे मिलवाने लाई हूँ। धन्यवाद आदरणीय, स्टूडियो में पधारने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम। धन्यवाद कामना जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आभारी हैं कि आदरणीय उषा किरण मैम अपना साक्षात्कार देने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे आप साक्षात्कार सुनेंगे आपको पता लगेगा। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि नारी शक्ति स्वरूपा होती है, लेकिन नारी के साथ यदि परिवार के पुरुष, उनके पिता, पति, भाई, उन सब का साथ हो तो क्या बात है। हमारे सामने आदरणीय उषा किरण मैम जो यहाँ मेरे स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपकी आयु तकरीबन 75 साल के ऊपर है। मैं बताऊँ 3 मार्च 1944 स्वतंत्रता से पहले पश्चिमी पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ था। उसके बाद आप लोग विभाजन के बाद भारत आए, तब से आप यहीं हैं दिल्ली में जी। आप 7 बहनों में सबसे बड़ी हैं जी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जब छठी में थी तो अपनी माताजी को पढ़ाया। आपकी माताजी 5वीं पास थी और जब 7 बहनें हो गईं उसके बाद आपने अपनी माताजी को पढ़ाना शुरू किया। 6 हो गई, आप मिला के 7 बहनें थी जी। और चूंकि बहनें ही थी, लड़कियां थी उस ज़माने में। देखिए, लड़के का आज भी बहुत क्रेज़ है। एक मेल चाइल्ड चाहिए ही होता है, परिवार का वारिस है, इसीलिए तो 6-7 हो गई ना। हाँ, इसीलिए तो। और आपकी नानी आपको इसीलिए पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल, क्योंकि उनका ये मानना था कि शायद आपके पीछे, मतलब ये रूढ़िवादी जो विचारधारा है। और आपने, और उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी नानी की। अच्छा तो आपकी माता सब जी बेटे ही थे, 5 थे, कितने थे, केवल माता जी थी अकेली बहन, और शायद सबसे छोटी भी थी। अच्छा, आपकी जब 7 बहनें हुई तो जैसा आपने मुझे बताया है कि भाई बड़ा दुख हुआ जब 7 बहनें, बहुत शोक सा माहौल हो गया कि 7 बेटा नहीं है। किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि तब तक माता जी जॉब में थी, पढ़ चुकी थी। जब छठी बहन हुई थी, जो अब वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं गवर्नमेंट स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और फिजिक्स ऑनर्स प्लस कॉमर्स, वाह, प्लस इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि इकोनॉमिक्स से अब उतनी बात नहीं बनेगी, और कॉमर्स की एक लहर चल रही थी उन दिनों। तो उन्होंने उसको चुपचाप शिमला में जाके वो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह के माध्यम से एमए कॉमर्स कराया, और रिजल्ट मिलते ही उसका प्रमोशन हो गया। आदरणीय, मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए आपकी माताजी ने उस युग में, उस समय में पढ़ाई करी और आपने उनको पढ़ाया। इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो आपके पिताश्री का है। मेरे पिताश्री एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। आपके सारा परिवार ही, पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानियों का था। और ये अभी मेरा हैदराबाद जाने का अवसर मिल रहा है मुझे 20 जनवरी से 20 फरवरी तक। वहाँ 4 कार्यक्रम हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के तत्व इसमें चलेगा संदर्भ में, और ये निरंतर चेन 2025 फरवरी तक चलेगी। मैं बता दूं कि आदरणीय आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं, जिस कार्यक्रमों का वो जिक्र कर रही हैं। वर्षों से आप खुद भी हवन यज्ञ करती हैं, वेदों का प्रचार प्रसार कर रही हैं और आर्य समाज की अनुयायी हैं, इसलिए आपने अपना नाम उषा किरण आर्य रखा है। और शिक्षाविद हैं, आपने एमए भी किया हुआ है इंग्लिश में, लेकिन एमए आपने अपने विवाह के 10 वर्ष के उपरांत किया था। आपकी 2 पुत्रियां हो गई थी, उसके उपरांत आपने किया था। सबसे पहले तो आदरणीय आप मुझे ये बताएं कि जब इतनी संकीर्ण विचारधारा और पिछड़ी विचारधारा के लोग थे, उस समय में आपके पिताजी 7 कन्याओं के पिता बनने के बाद भी, छठी कन्या के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, यानी आपकी माताजी को, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जो उस समय के लिए बहुत रेयर बात है। और केवल एक बार कहने पर ही मैंने कहा, पिताजी मम्मी को ना वो इंग्लिश तो आती नहीं बिल्कुल भी। कह रहे हैं कोई बात नहीं, पढ़ी हुई नहीं है ना, पढ़ी लिखी नहीं है, 5वीं पास थी। हाँ, तो मैंने कहा फिर हम पढ़ा देते हैं, छठी का बच्चा इतना ही बोल सकता है ना, तो फिर हम पढ़ा देते हैं। तो इन्हें कहा मेरी हेल्प करेगी? मैंने कहा बिल्कुल, कि इसको शशि को तुम्हें उठाना पड़ेगा सारे टाइम। शशि कौन? शशि छठी सिस्टर, जो पैदा हुई थी। हाँ,
और किचन का भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं सब कर लूंगी। आप छठी में थी उस समय? मैं तब छठी कक्षा में थी। हाँ, और आपकी छठी बहन को गोद में संभाला और माता जी को भी पढ़ाया। बिल्कुल, बस पिताजी ने और मैंने इंग्लिश में कराती थी। तो उस समय तो महिलाओं को पढ़ाई के लिए रोका जाता था। आप बहुत पुरानी 1953-53 की बात 1954 की बात कर रही हूँ। 1954 में तो लड़कियां मतलब 10th पास भी हो गई तो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है मेरी नानी को ये था कि हो गया तो शादी नहीं होगी। हमारे पिताजी की एक बुआ जी वो हेडमिस्ट्रेस थी पाकिस्तान जी। मतलब परिवार ऐसा था, जन्म से ही ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक आर्य परिवार में मैंने जन्म लिया। और मेरे दादाजी उत्तम चंद शरद जी एक बहुत बड़े विद्वान, प्रचारक, लेखक, प्रोफेसर रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे साथ में। तो उनका भी प्रभाव था। और मेरे पिता बहुत खुले विचारों के थे, बहुत स्वतंत्र विचारों के थे। और स्वतंत्रता से पहले जब ये युद्ध हुआ और हम लोगों को खदेड़ कर विभाजन के छोड़ समय दिया गया, जी। तो हमारे साथ पिताजी नहीं थे, हमें पता ही नहीं था वो कहाँ थे। अच्छा, स्वतंत्रता के विभाजन के समय। हाँ, तो हमें तो हमारे फूफा जी, चाचा जी, पता नहीं किसने संभाला होगा, मैं जानती भी नहीं। तब मैं हार्डली 3-3.5 तो साल। पिताजी आपके कहाँ थे? पिताजी तो 1-2 साल के बाद आए थे। पाकिस्तान में ही रह गए थे तब? ना पता नहीं लंका में थे, पता नहीं कहाँ थे, हैदराबाद में थे। मतलब वो समाज सुधार में और स्वतंत्रता सेनानी में मतलब थे, तो उसमें लगे हुए थे। तो आप लोग उसी खुद ही बिना पिताजी के सबके साथ सब आ रहे थे, तो हमें भी उसमें ठूस दिया गया ट्रेन में जब या जैसे आप लोग विभाजन हो रहा था। हमें पता ही नहीं कि हम किसके साथ आए। आप ये देखिए कि हम समाज में बात करते हैं नारी के उत्थान की, हम समाज में बात करते हैं कि पुरुष ने बेड़ियां डाली हुई हैं। अब हम आजादी से पहले की, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं। उस समय आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। हम कहते हैं कि स्त्रियां, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती यदि उनके पिता का सहयोग ना हो, उनके परिवार का सहयोग ना हो। आप इस मामले में बहुत सौभाग्यशालिनी रही हैं कि आपके पिता, दादाजी सबका सहयोग तो रहा ही है। और मैं बताऊं कि विवाह के उपरांत आपके जेठ जी का बहुत सहयोग रहा है आपको। आपके माता जी ने जब विवाह तय किया तो उन्होंने ये कहा था कि विवाह इस शर्त पे होगा। सन 58 में 1958 में शादी तय हुई और 5 साल बाद 1963 में आपकी शादी हुई कि लड़की की पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी। और आपकी माता जी भी प्रिंसिपल बनी बाद में जाके? प्रिंसिपल बनी, प्रिंसिपल रिटायर हुई। और अकेले वो ही नहीं, उनकी 3 मित्र भी जो उनकी कलीग्स थी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पतिदेव ने शाम को 3-4 घंटे रोजाना दे के उनको ग्रेजुएशन कराया। और ग्रेजुएशन के बाद एमए की बुक्स मेरी माताजी लेकर आ गई थी। लेकिन उनको सूचना मिली कि मेरी बड़ी बेटी आने वाली है, तो उन्होंने अपनी बुक्स को बड़े भारी मन से समेट के रख दिया। और फिर सारा उनका ध्यान मेरी ओर लग गया और वो रिटायर हुई प्रिंसिपलशिप के पद पर। अब देखिए 5वीं पास थी वो और 6 बच्चों की माता, बेटियों की माता वो बन चुकी थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की और आपने बताया कि 2 साल में उन्होंने मैट्रिक कर लिया था। उसके बाद हाँ, 54 में पढ़ना शुरू किया जी। 56 में उन्होंने मैट्रिक कर लिया। तो कैसे समय निकाला होगा उन्होंने? आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत? हर वक्त ब्रेन अच्छा था, शार्प थे, उनके भाई भी बहुत शार्प थे। लेकिन इतना बड़ा परिवार, 6 और 8 लोग तो आप ही हैं जी। बिल्कुल। और उस समय सुविधाएं भी नहीं थी कि वॉशिंग मशीन वगैरह हो सब। तो नहीं, मतलब ही नहीं। फिर पढ़ाई? मेरी दादी माँ सिर्फ इसलिए हमारे साथ रहती थी कि वे हम बहुत छोटे छोटे हैं सब, और माता जी ने पढ़ना है। फिर माता जी को देख दादी माँ ने कोई एतराज नहीं? आपकी दादी माँ करती थी। अच्छा। एतराज इसी का कि क्या जरूरत है, क्या फिर उनको समझाया गया कि इनकी जॉब लग जाएगी तो हमें खाने पीने को बेहतर मिलेगा। लेकिन मैम उस समय तो जॉब नहीं करती थी महिलाएं अधिकतर। हाँ, नहीं करती थी, लेकिन देखो ना, करते ही 56 में मैट्रिक किया उन्होंने और 57 में जेबीटी कर लिया, अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई करनाल में। इसमें आपके पिताजी का बहुत सहयोग रहा है? बहुत अधिक रहा, बहुत अधिक सहयोग रहा। ग्रैंडमा का तो इतना ही रहा कि हाँ ठीक है, घर में कोई महिला होनी चाहिए। जी। और उनके डर के मारे हम दूर दूर भी नहीं जाते थे खेलने। तो आपने सुना, यदि पुरुष का सहयोग है पति के रूप में, पिता के रूप में, तो महिला क्या से क्या नहीं कर सकती। यदि उस समय सन 54 की मैं बात कर रही हूँ, एक महिला जो 5वीं पास है और 6 कन्याओं की माता है, वो प्रिंसिपल रिटायर हो सकती हैं। और आदरणीय मैम हमारे सामने उपस्थित हैं, आप भी तो शिक्षाविद हैं, आपने 5 स्कूल चलाया, आप 2004 में रिटायर हुई। लेकिन मैं कहूँगी सेवानिवृत्ति सिर्फ नौकरी से थी जी। आज तक आप सक्रिय हैं सामाजिक कार्यों में।
अपनी सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसका प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। और ये नेक कार्य हमारी आदरणीय उषा किरण मैम कर रही हैं। आप आर्य समाज से शुरू से प्रभावित रही हैं मैम? मैं जन्म से पूर्व ही आर्य परिवार से थी जी। तो कहीं प्रभाव की बात ही नहीं थी। दादाजी, चाचा पूरा वातावरण ही ऐसा पूरा था। गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया था, वहां से मेरे 2 दादाजी यानी पिताजी के चाचा जी, ये लोग सब वहीं से निकले थे स्नातक होकर। और मेरे दादाजी ने मेरी माताजी को 2 महीने की जो छुट्टियां होती हैं हमारी, उसमें उन्होंने, वो गुरुकुल कांगड़ी में ज्वालापुर में ही रहते थे, हरिद्वार में, उन्होंने वहां जाके दादाजी से मैथ्स का कवर किया सारा, जितना मैट्रिक तक होना मतलब चाहिए। वो ससुर थे उनके। हाँ। और उस समय देखिए घूंघट प्रथा थी और ससुर से बहू पढ़ रही है। मैं सन 44-50s की बात कर रही हूँ। देखिए समाज में बदलाव रातों रात नहीं आता है। हमारे समाज में इतने महनीय व्यक्तित्व हैं, यदि आप उनसे बात करें। आदरणीय, आपका इस समय जो निवास है वो विवेक विहार में है। मैं बता दूं, पूर्वी दिल्ली विवेक विहार में आपका निवास है और वहीं आर्य समाज मंदिर है, उस पर भी आप एक पद पे कार्यरत हैं और बहुत निष्ठा से कार्य कर रही हैं। और आपका परिवार समाज के लिए उदाहरण है। पिछले 40 वर्षों से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप निरंतर सामाजिक कार्यों में भी लगी हुई हैं, आर्य समाज के माध्यम से भी। कभी समाज में, परिवार में, ससुराल में, ये तो मैं समझ गई कि आपके ससुराल और मायके का सहयोग रहा है, पर देखिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कुछ लोग विरोध भी करते होंगे, करते ही हैं, तो उसका उत्तर आपने और आपके परिवार ने, विशेष रूप से आपके पति देव ने, कैसे दिया? मेरे पतिदेव खुद टीचिंग में थे जी। उन्होंने भी बहुत, असल में हम सभी हैंड टू माउथ थे जी। रिफ्यूजीज का जो स्थिति होनी चाहिए वो आप सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बस बहुत गिन के खाते थे, बहुत गिन के पहनते थे। एक बार हमारी बुआ जी आई, वो उनके पिताजी वीडियो थे, मतलब मेरे एक दादाजी वीडियो थे, तो बहुत अच्छा उनका वो सब था। हमने उनके जब कपड़े देखे तो हमने 10 बार माता जी को कहा, प्रभा बुआ के पास ना 3 सूट हैं, एक रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है और एक ना वो भी बहुत अच्छा सा है। क्योंकि हमारे पास केवल एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती थी, उसी को धो के फिर चलाते थे अगले दिन, और 2 वैसे थी घर में पहनने के लिए सामान्य। आज के समय में जब इतना सब होके भी लोगों में असंतोष और हाय हाय और इतना आर्थिक चीज़ों के प्रति लगाव है, आप सुन रहे हैं, इतने सीमित साधनों में भी आपने एक संयमित जीवन शैली जी और बहुत समृद्ध अच्छा जीवन जिया है। मैं आपको बताऊं, माननीय, देश विदेश की यात्राएं कर चुकी हैं आप, यूरोप, अमेरिका, मॉरिशस, और हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल, दक्षिणी अफ्रीका, नेपाल, मलेशिया जी, और हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना ट्रैवल, और खुद ड्राइव करती हैं, नेपाल, भूटान, थ्रू आउट। और ईश्वर की, लक्ष्मी की कृपा भी फिर रही, सब कुछ रहा। बहुत अच्छा जीवन आपने जी, एक संयमित जीवन शैली के संग आप लोग आगे बढ़े। और ऐसा इसलिए हो पाया अधिकतर, ये जो भ्रमण और ये प्रचार प्रसार, कुछ तो हमारी अपनी संस्कार थे, वातावरण था, पारिवारिक थे। उसके अतिरिक्त मैं जब आर्य समाज, मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, तो आर्य प्रतिनिधि सभा के, आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान वहाँ आए हुए थे किसी के माध्यम से। उन्होंने जब वहाँ का हमारा देखा सब, उनको बहुत अच्छा लगा, हमारी शैली देखी, तो जाते जाते उन्होंने एक स्लिप पकड़ा दी, यू आर नॉमिनेटेड एज उप प्रधान डेजिग्नेशन के लिए। ये आर्य समाज, हाँ, तो मैं खुद हैरान थी। आर्य समाज की तो मैं थी ही प्रधान और उप प्रधान, वहाँ के लिए आर्य केंद्रीय सभा के लिए, जिसमें दिल्ली की 270 समाजें हैं, तो उस पूरे ग्रुप के लिए उन्होंने उप प्रधान पद पर मुझे लिया बिना किसी सिलेक्शन के। और वही मेरा एक सौभाग्यशाली क्षण था कि मैं उनके साथ जुड़ी और आज तक मैं उप प्रधान पद पर हूँ, कार्य कर रही हूँ। और इसी के नाते जहाँ कभी कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन होता है, मैं उसमें भागीदारी करती हूँ, देश विदेश में, कहीं भी, देश विदेश में। आदरणीय, आप स्कूल में भी काउंसलिंग कर रही हैं? इस समय 5 स्कूल थे, लेकिन 2 वाइंड अप हो गए कोरोना पीरियड में। बाकी 3 स्कूलों का अभी तक भी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। और ये न्यू क्रिएशंस पब्लिक स्कूल दिलशाद कॉलोनी का, वहाँ मैं चेयरपर्सन हूँ जी। और अभिनव मॉडल स्कूल में मैं मैनेजर की। आप मुझे ये बताएं कि आप इतना सब, क्योंकि मैं बताऊं 80 वर्ष की आयु में बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। आपकी दोनों आंखों में कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, कैटरैक्ट मोतियाबिंद को कहते हैं, और घुटनों का भी आपकी सर्जरी हो चुकी है।
इतने सबके बाद आप इतना सक्रिय, क्योंकि मैं स्वयं आपको देखती हूँ कि आर्य समाज जो विवेक विहार में है वहाँ के कार्यक्रमों में जाती हूँ, संचालन भी आप करती हैं और बड़ा अनुशासन से। यहाँ नहीं कि इंडिया का टाइम है कि जी 5 बजे का मतलब 6, आपके कार्यक्रमों में ऐसा कभी नहीं, उसकी स्वयं मैं साक्षी हूँ। 5 का मतलब 5। समय की गरिमा जिसने नहीं पहचानी जी, और समय का सहयोग नहीं लिया, सदुपयोग नहीं किया, अनुशासन नहीं रखा, तो आप कभी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। आदरणीय, आज के परिवेश में जो आप देख रहे हैं कि इतना मानसिक तनाव बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक बहुत हो रहे हैं, आपका परिवार तो एक आदर्श रहा है। देखिए 6-7 बच्चों के साथ आपके माता पिता और आप स्वयं इतना कर्मठ हैं, इतना अनुशासन। जीवन में पति पत्नी के बीच में टकराव या विचारों का मतभेद तो हर जगह होता है। तो आज ये जो समाज में हो रहा है, आपने समाज के लिए बहुत कार्य किया है, और आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं हमारी युवा पीढ़ी को? क्या हो रहा है ये? बहुत सारी जनता निराश है जी कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल, और इनका भविष्य क्या होगा। सबसे पहली बात तो हमें ये करनी है कि हमें राष्ट्र के बारे में थोड़े ऐसे संस्कार बच्चों में भरने हैं, शुरू से ही लेकर जी, जन्म के 2-3 साल के बाद से ही उनको ये समझाना शुरू करना पड़ेगा कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है जी। राष्ट्र के लिए नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और वो कैसे होगा? पहले हम परिवार के लिए करेंगे, फिर समाज के लिए करेंगे, निश्चित रूप से स्वयं ही राष्ट्र के लिए हो जाएगा। अब राष्ट्र कहाँ जा रहा है, चीन कहाँ जा रहा है, भारत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है नहीं वो आगे प्रयास कर रहा है। जनसंख्या हमारी अब उनसे भी अधिक है, उनसे अधिक है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अब उस भारी जनसंख्या का हमें लाभ उठाना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। आज मैं देख रही हूँ हमारे ही बच्चे, हमारे ही परिवारों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शादी करने के ही खिलाफ है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये समाज में एक समस्या खड़ी हो रही है। की हुई है तो वो बच्चे निभाना नहीं चाह रहे, जन्म नहीं देना चाहते। हाँ। कि हम इनका बाहर रहन नहीं कर या सकते। एक बच्चा है बस, और जो है तो एक है, वो भी है तो हॉस्टल में है। तो इससे सारे जो मर्यादाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं, संस्कार समाप्त हो रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे, उनको समय समय पर उनका दिशा निर्देश अच्छा नहीं होगा कि ये जो संगठन है, विवाह की जो पद्धति है, विवाह की वो बेहतर है और होनी चाहिए। लिव इन रिलेशन में आ रहे हैं बच्चे, तो उससे नुकसान फिर वही वाली बात है कि समाज की पूरा बिगड़ रही है संरचना। ऐसे तो व्यभिचार ही फैल रहा है, नैतिकता का पतन है, नैतिकता का पतन हो रहा है। अच्छा आदरणीय, आप ये बताएं, देखिए प्रेम तो हमेशा होता रहा है, ऐसा नहीं है, आपके समय में भी प्रेम रहा है, प्रेम विवाह भी हुए हैं, लेकिन लोग निभाते थे, विवाहेतर संबंध भी होते थे, मगर इस तरह नहीं होता था। जैसे समाज में एक अराजकता फैल रही है। आप अपने जो सामाजिक कार्यों में लगे हुई हैं, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, लेकिन ये जो गंभीर समस्या हमारे आगे खड़ी है, इसके लिए भी आपकी संस्था ने, मैंने स्वयं मैं उपस्थित रही हूँ, इसके बारे में बातचीत हुई है, तो आप इसके लिए क्या करना चाहती हैं कि किस तरह समझाए, क्योंकि युवा वर्ग आ ही नहीं रहा है ना इस तरह के कार्यक्रमों में। हमने एक अभियान चलाया हुआ है जी, उसमें युवा वर्ग भी काफी सहायता दे रहा है, सहयोग है उनका, कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उन सारी की सारी समाजों, जितने भी 250 आर्य समाजें हैं, उन सबके प्रधान हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इत्यादि इत्यादि युवा हैं। तो हाँ, उनमें अब हमने अधिक से अधिक युवा अधिकारी लेने शुरू किए हैं। पहले हम जाते थे तो देखते थे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे करके, तो पूछते थे कि ये प्रधान जी हैं। भविष्य तो युवाओं के हाथ में ही है। तो अब हमने, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये बताते हुए कि आर्य समाज विवेक विहार के प्रधान इस समय मुश्किल से 65 बॉर्न है। अच्छा, तो सोचिए कि क्या आयु है, 57 वर्ष। 57 वर्ष का व्यक्ति प्रधान पद पर काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे से कर्मठ हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं। पीयूष शर्मा, आदरणीय पीयूष शर्मा जी, बिल्कुल। उनके पिताजी एजुकेशन ऑफिसर रहे, परिवार अच्छा रहा, और पीयूष मेरे दामाद के भाई हैं। परिवार सौभाग्य से हमें सारे ही अच्छे मिले। आदरणीय, आपके जीवन में जो सूत्र रहा है सफलता का, वो अनुशासन रहा है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। अनुशासन के बिना तो कुछ, और पूरे परिवार में, आपके परिवार में एक विशेषता और ये रही है कि स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है। पुरुषों ने हमेशा स्त्रियों का, आपके जेठ जी ने आपकी फीस भरी थी, जो आपने नौकरी के बाद उनको, आप बहुत प्रभावित रही हैं अपने भाई साहब से, जेठ जी से। मेरे पतिदेव, वो बताएं। मेरे पतिदेव के 3 भाई रहे और पतिदेव का निधन बहुत जल्दी हो गया
हार्ट प्रॉब्लम से ही हुआ था। शायद अधिक काम करने से उनको ये सब रहा, नहीं मानते थे, जितना काम होता था करके ही हटते थे। 94 में हुआ जब आपका पुत्र 10 वर्ष का था, तब वो 10 वर्ष का ही था। उनको संभालने में मुझे समय लगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब मेरी बहनें, हर बहन एमए है, कोई एमए से कम नहीं है, 2 मेडिकल साइड में है, जी। वो भी बहुत अच्छे पद से, वार्ड सिस्टर के पद से, 7 की 7 बहनें उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त, और ऐसे ही उनके परिवार, विवाह भी वैसे ही हुआ। कोई बैंक ऑफिसर था, कोई बैंक मैनेजर था, लाइक दैट, और सामान्य भी थे। मेरे पतिदेव बहुत सामान्य थे। जैसे मैंने जेबीटी किया, बीएड किया, उन्होंने जेबीटी किया। बीएड मैंने पहले इसलिए नहीं किया, हालांकि मैं उनसे आगे थी, लेकिन मैंने इस बात को मस्तिष्क में रखते हुए कि पुरुष का अहम को चोट नहीं लगनी तो चाहिए। आपने पत्नी होने के नाते अपने पति का सम्मान रखा, पहले सम्मान दिया, और उन्होंने पहले बीएड करने का उनका विचार आया था। जी। और उन्होंने बीएड करके तो आए। आपके जेठ जी को आपने जो दी, उन्होंने आपकी फीस दी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा संकेत किया, हम लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ थे जी। झिलमिल में हमने 1300 रुपए में एक छोटा सा खपरेल सा मकान लिया था, और वो पैसे हम अपने फूफा जी से लेकर आए थे। जी। उस उधार के पैसों से वो लिया गया। आज ईश्वर की कृपा है, बहुत कृपा है ईश्वर उसके की। बाद ग्रेटर कैलाश में मैंने अपने मामा जी की सहायता से रेलवे कॉलोनी में मकान लिया, फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया, इसलिए कि माता जी यहाँ रहती थी, हम वहाँ रहेंगे तो इनके साथ कौन रहेगा। तो परिवार की भी पूरा उत्तरदायित्व आपने निभाया है। कोई भाई तो था नहीं। आपकी सासू माँ का कैसा सहयोग था आपके प्रति? अगर मेरी सासू माँ मेरे साथ न होती, 24 वर्ष हम लोग एक साथ रहे जी, अगर वो न होती तो ना मेरी बेटियां एमए कर चुकी होती हैं, और ना ही मैं स्वयं बीए या एमए कर सकी होती। सुन रहे हैं हमारे दर्शक, हम कहते हैं सास बहू का रिश्ता प्रेम का नहीं होता है। आपका परिवार उदाहरण है। सासू माँ ने इतना सहयोग किया, तभी आप इतना आगे बढ़ पाई और बच्चे पढ़ पाए। और उसका मात्र कारण ये था कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर साहब, वो पैरालाइज हो गए थे, इसीलिए मेरा विवाह जल्दी करना पड़ा। उनको ये था कि कब इनका विवाह हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा, पहले विवाह कर दो। तो हमारी माता जी ने ये कहा कि इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये शर्त थी उस समय। और मेरे जेठ से उन्होंने निश्चित रूप से लिखवा लिया था कि पढ़ाई बंद नहीं करेंगे आप। 1963 में आपका विवाह हुआ? 1963 में विवाह हुआ। 1963 में ये शर्त हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए माननीय, आपने जो भी कुछ बताया, मुझे न केवल पूरी आशा बल्कि पूरा विश्वास है कि समाज में ये साक्षात्कार एक बहुत ही सकारात्मक संदेश लेके जाएगा। पहले तो स्त्री पुरुष दोनों इकाइयां परिवार। आज भी मैं ऑनलाइन कार्यक्रम चला रही हूँ नारी उत्कर्ष नाम से जी। उसमें सभी नारियां वेदों के संबंध में बात करती हैं, वेदों के ही भजन बोलती हैं, आध्यात्मिक ही सारा उनका कार्यक्रम रहता है, और सामाजिक को भी हमने लिया हुआ है। अब इस समय सुमन गुप्ता, मैं भी उनका समर्थन कर रही हूँ और साथ दे रही हूँ अपने कार्यक्रम में। उन्होंने आजकल यही लिया हुआ है कि उन 2 व्यक्तियों को लेकर आओ सामने और उनसे बातचीत कराओ कि आखिर तुम क्यों विवाह नहीं करना चाहते, आखिर तुम रिलेशनशिप क्यों नहीं रखना चाहते। ये सारी बात, ये गंभीर समस्याओं पे आप लोग। अच्छा, आपके कार्यक्रमों में मैंने डॉक्टर्स देखी हैं जिसमें मेडिकल टॉक आप करवाते हैं, मैंने पुलिस ऑफिसर स्वयं देखी हैं, मैंने वैज्ञानिक देखी हैं, और बाकी समाज के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं जो कुछ अच्छा कर रही हैं, उनको हमेशा आपका महिला कार्यक्रम भी होता है, बच्चों के लिए भी आप लोग करते हैं। तो समाज के लिए इतना कार्य, और इस 24 घंटे में मैं इस बात के लिए हैरान हूँ। अभी आप जा रही हो, आने वाले समय 2025 तक मैम की जो डायरी है वो फुल है। कर्मठता यदि आपने सीखनी है तो माननीय आदरणीय उषा किरण मैम से सीखिए, जो कहने को 80 वर्ष की हैं पर जज्बा उनका 18 वर्ष का ही है। और आज के बच्चों में इस चीज़ की कमी है। यदि एक 80 वर्षीय महिला इतनी युवा, मैं इसी को युवा कहूँगी, ये जो ऊर्जा है, तमाम स्वास्थ्य समस्याओं के चलते भी इतना कुछ समाज के लिए भी कर रही है। यहाँ तक कि जब मैंने बात की विवाह का विघटन हो रहा है इस संस्था का, उसके भी आप लोग विमर्श कर रहे हैं। बिल्कुल, केवल आप सांस्कृतिक धरोहर हमारी है, वेद प्रचार, उसको भी आप लेके चल रहे हैं, युवा वर्ग को ले रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश विदेश में आप यात्रा करती हैं। अभी आप हैदराबाद जा रही हैं। अभी 20 जनवरी से 20 फरवरी तक एक कार्यक्रम है जो इसी से ही संबंधित है। जी बिल्कुल। और महर्षि के जो श्रृंखला है, कार्यक्रमों की श्रृंखला, उससे जुड़ी हुई हूँ।
और निरंतर ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा प्रयास रहेगी कि मैं जब तक जीवित हूँ, ईश्वर शक्ति देता रहे, तो मैं अपनी उस पूरी ऊर्जा को, पूरी शक्ति को देश के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण से बचाने के लिए पूरा निरंतर प्रयास करती रहूंगी। आदरणीय, इस कामना की ये कामना है कि आपकी ये कामना अवश्य पूर्ण हो। और मैं इतना प्रभावित हूँ आपसे, मैं कामना जी की कामना को ऐसे नहीं रहने दूंगी, निराश नहीं करूंगी। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य रहेगा ये सारा काम करते रहने का। आदरणीय, आप न केवल हमारे लिए आदर्श हैं। देखिए, जितने लोगों के अंदर थोड़ा सा भी घमंड, गर्व में और घमंड में बहुत अंतर होता है माननीय, जिन्हें थोड़ा सा भी घमंड है कि हम बहुत कुछ हैं, कृपया ये साक्षात्कार देखें और अपने परिजनों से और मित्रों से उसको अवश्य शेयर करें और कभी घमंड न करें। यदि व्यक्ति कर्मठ है, अनुशासन प्रिय है, तो वो 80 की वर्ष में भी 18 वर्ष के युवक या युवती जितना जज्बा रख के, ऊर्जा रख के क्रियान्वित रह सकता है, क्रियाशील रह सकता है, समाज के लिए कार्य कर सकता है। इसका जीवंत उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित है। मैं अपने समस्त भारतवासियों की ओर से, समस्त लोगों के ओर से, श्रोताओं की ओर से आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ कि मैं आपके सानिध्य में हूँ और आपका साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माननीय ओम प्रकाश प्रजापति सर और ट्रू मीडिया चैनल का विशेष आभार है कि आपके माध्यम से अभी 65 देशों में 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के। 65 देशों में असंख्य लोग इस साक्षात्कार को देखेंगे और ये सदा के लिए हो गया। आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस साक्षात्कार को देखकर लाभान्वित होंगी, प्रेरणा लेंगी और यही हमारा उद्देश्य है। और आदरणीय, आपके जितने भी भविष्य के कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, मुझे अपने साथ रखिए। जी, हमेशा सदैव आपका स्वागत है और आप सभी कार्यों में सफल हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे कार्यों में लगी हैं। ईश्वर ने आपको ये कार्य दिए हैं, ईश्वर का विशेष मैं बता दूं कि मैं लिखती भी हूँ और मैं कविताएं भी लिखती हूँ। आप क्या नहीं करती हैं? आप क्या नहीं करती हैं? मैं बस समय बर्बाद नहीं कर सकती हूँ और मेरा ये प्रयास रहता है कि हाँ 4-4.5 घंटे तो मैं जरूर सोऊं। दिन में मैं कभी नहीं सोती हूँ, कभी समय ही नहीं मिलता, कभी अवसर ही नहीं बनता और ईश्वर मुझे ऊर्जा दिए रखे और मैं काम करती रहूं। आप बहुत सारे युवाओं से बढ़कर युवा हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और लेखन, पठन, पाठन और आपकी आयु में लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। वो सारी समस्याएं आपको नहीं हैं, उसका जीवंत उदाहरण देखिए। मैं हमेशा सौंदर्य समस्याएं हैं, हाँ, समस्याएं साथ साथ चल रही हैं जी। मैं अपना काम कर रही हूँ, समस्याएं अपना काम कर रही हैं, हल निकलता जो लोग समस्याएं लेके बैठ जाते हैं कि ये समस्या वो समस्या, कृपया वे इस बात का संज्ञान लें, ध्यान दें कि समस्याओं पे आप ध्यान देंगे और सारा समय उसमें बर्बाद करेंगे। ये समस्या अपनी जगह चल रही हैं, आप कह रही हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है और आप अपना काम कर रहे हैं। तो अगर व्यक्ति व्यस्त रहता है और अस्त व्यस्त नहीं रहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। समय का सदुपयोग कीजिए, यही 24 घंटे सबके पास हैं। आदरणीय अभी तक कर्मठता से लगी हुई और आशा करती हूँ ये साक्षात्कार देखने के बाद सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आपके जो वर्कशॉप्स हैं, जो आप समाज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं कहूँगी कि आप जितना प्रचार प्रसार करें और समाज में से लोग आएँ और इस प्रकार की वर्कशॉप्स अटेंड करें और जो समाज में विघटन, परिवार में सभी स्त्री पुरुष और योग की भी कक्षाएं हमारी निरंतर चलती हैं, बिल्कुल नियमित रूप से मैं उनमें भाग लेती हूँ। स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे अपने हाथ में होता है। स्वास्थ्य है तो जीवन है, बिल्कुल, अन्यथा कुछ नहीं है। और इसलिए मैं व्यर्थ समय नहीं नष्ट करना है। सबके लिए एक ही प्रेरणा है कि आप खूब काम कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कीजिए। अब मैं कल की भी मेरी 3 अपॉइंटमेंट्स है डॉक्टर्स से लेके, ताकि मैं हैदराबाद में पूरा टाइम ठीक रहे। मुझे आपका अपॉइंटमेंट ही वर्ष भर के बाद मिल पाया है। इतनी व्यस्तता है, मैं वर्ष भर के बाद 1 वर्ष से मैं लगी हुई हूँ, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल पाया है। देखिए, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायक है आदरणीय। मैम, मैं बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करती हूँ कि आप हमारे चैनल पे आई, इतना आपने व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय निकाला और सभी को संदेश दिया। तो मैं आप सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और वही निवेदन जो मैं हर बार आपसे करती हूँ कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा साक्षात्कार देखने के बाद पूरी ईमानदारी से आप टिप्पणी करें और इस साक्षात्कार को आप शेयर करें। पता नहीं कितने लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।